अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज हमारा टॉपिक आखिरी है चैप्टर नंबर 5 का। और इस टॉपिक में आपके साथ एक बहुत ही आम बीमारी डिस्कस करनी है जो आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही है और इसके केसेस दिन ब दिन ज़्यादा होते जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स का अगर आप विज़िट करें तो आपको कई केसेस मिलेंगे हेपेटाइटिस के। आज हम देखते हैं कि ये हेपेटाइटिस क्यों होती है, उनके अंदर ऐसा क्या होता है जो उन्हें बीमार कर देता है। तो शुरुआत करते हैं एक कॉमन वर्ड से जो कि आइटिस है, ITIS। सबको नज़र आ रहा है, मैंने ये सर्कल किया आइटिस। अक्सर बीमारियों के एंड पे ना ये आइटिस का वर्ड होता है। तो तमाम लोग कमेंट करेंगे कि आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन होता है। तमाम बच्चे कमेंट करेंगे आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि सोजिश। जगह के अंदर, किसी भी जगह के अंदर बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम उसको आइटिस का नाम देते हैं। मसलन एक तो आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है आइटिस, और एक आपने 10th में पढ़ा था ब्रोंकाइटिस, एक आपने और 10th में पढ़ा था आर्थराइटिस, एक गले की जो बीमारी होती है जिसमें टॉन्सिल बड़े हो जाते हैं वो होती है टॉन्सिलाइटिस, और फेरिंग्स जो हल्क है आपका उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए तो ये फेरिंजाइटिस होता है। इसका मतलब आइटिस जिधर भी है, इट्स नहीं आइटिस, एक बच्चे ने इट्स लिख दिया, ITIS आइटिस। आइटिस जहाँ होता है वहाँ पे क्या होती है, इन्फ्लेमेशन। किस में इन्फ्लेमेशन, जिस वर्ड के साथ आइटिस लिखा होगा उसमें इन्फ्लेमेशन है। पहला वर्ड है हेपाटी। हेपाट का मतलब होता है लिवर, जिगर। क्या मतलब है, तो आपके ख्याल से इन्फ्लेमेशन कहाँ है? इन्फ्लेमेशन इधर है। इधर कौन है? इधर लिवर है। तो लिवर में अगर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए तो बीमारी को हम हेपेटाइटिस कहते हैं। यानी बंदे का, पेशेंट का लिवर डैमेज हो गया, जिगर डैमेज हो गया। क्यों होता है वो हम चेक करते हैं। तमाम बच्चों ने कमेंट नहीं किया अभी तक, बच्चे सो रहे हैं। तमाम बच्चे कमेंट करें आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन है। इसकी वजूहात लिखते हैं हम। ये इन्फ्लेमेशन क्यों होती है, क्यों किसी का जिगर ख़राब होता है। जिगर क्यों ख़राब होता है? जिगर ख़राब होने की या उसके अंदर सोजिश पैदा होने की बड़ी 3 वजूहात हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, वजूहात में 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह वायरस है। हेपेटाइटिस का एक वायरस होता है, वो इन्फेक्शन पैदा कर दे जिगर में तो हम कहते हैं कि क्या हो गई है, हेपेटाइटिस। हर बार वायरस नहीं भी आता, कभी कभी बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेने से भी जिगर ख़राब हो जाता है। जो लोग दवाइयाँ ज़्यादा लेते हैं उनमें चांस होता है कि उनके जिगर में प्रॉब्लम आ जाए, हेपेटाइटिस हो जाए। और उनको तो बहुत ज़्यादा चांस होता है जो मुंशियात लेते हैं। कौन सी दवाइयाँ होती है मुंशियात? एडिक्टिव ड्रग्स, जो नशा करते हैं। जैसे अल्कोहल है, शराब पीने से हेपेटाइटिस होने का ये ख़तरा होता है। और ये फिल्मों का बड़ा आम डायलॉग भी है कि शराब पीने से जिगर ख़राब हो जाएगा। और बल्कि कुछ तो शराब पीने के लिए ये भी कह देते हैं कि शराब मुझे दे दो, मैं आपका लिवर बचा रहा हूँ, यानी कि अपना लिवर ख़राब कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि लिवर का ड्रग्स के साथ, नशे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो नशा करने वाले लोगों को, मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो अपनी लाइफ में ड्रग्स लेते थे, नशा करते थे, तो उनको क्या हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। दूसरी वजह, ठीक है। तीसरी वजह होती है टॉक्सिक एजेंट्स, जहरीले मादे। टॉक्सिक एजेंट्स कौन से होते हैं? हमारी खुराक में अक्सर जहरीले मादे शामिल हो जाते हैं जो हमारे लिवर को जाके डैमेज कर देते हैं। उनसे बचना ही बड़ा ज़रूरी है। मसलन आजकल जो मार्केट से खाना मिलता है उस खाने के अंदर पता नहीं होता कि वो कितना पुराना खाना है, उसके अंदर कौन कौन से जहरीले मादे बन चुके हैं। तो इस तरह के जहरीले मादे भी बॉडी में जाके जिगर को इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, मीन जिगर ख़राब कर देते हैं। ठीक है, लें जी।
एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि जब नशा नहीं होता तो ये क्यों होती है, तब ये वायरस की वजह से होती है। ठीक है, लें जी, कॉजेज़ के बाद अब मैंने आपको पढ़ानी है कि पता कैसे चलता है, डॉक्टर कैसे अंदाज़ा लगाता है कि इस पेशेंट को हेपेटाइटिस हो गया, यानी इसका जिगर ख़राब हो गया, उसकी सिम्टम से पता चलाता है, अलामात से। कुछ अलामात ऐसी हैं जो बड़ी वाज़े होती हैं, मसलन रंगत पीली हो जाती है, जो बॉडी की रंगत है वो पीली हो जाती है, आंखें पीली हो जाती हैं, वो पीलापन जॉन्डिस कहलाता है। तो जॉन्डिस देखते ही डॉक्टर समझ जाएगा कि हो सकता है इसको हेपेटाइटिस है। इसको क्या है? हेपेटाइटिस है। जॉन्डिस के अलावा अब्डोमिनल पेन होती है, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा लिवर वाली साइड पे फील हो रहा होता है। ये दर्द जब आप डॉक्टर को बताते हैं तो वहाँ से वो अंदाज़ा लगा सकता है कि इसको हेपेटाइटिस हो सकता है। एब्डोमिनल पेन के अलावा और क्या होता है? हेपेटाइटिस में फटीग बहुत ज़्यादा होती है, थकावट होती है। थकावट के साथ साथ कभी कभी बुखार भी हो जाता है, बल्कि बुखार होता ही है। ठीक है, बुक में लिखा हुआ समटाइम्स फीवर, तो आमतौर पर फीवर भी हो जाता है। एक बात बताएं, लिवर के ऊपर जब इन्फेक्शन आएगा, लिवर बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लिवर सूज जाएगा। जब आपको बचपन में पापा जी से पड़ती थी तो गाल सूजता था, तो गाल का साइज पहले साइज से बड़ा नज़र आता है। तो वो जब बड़ा नज़र आता है तो यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई होगी कि हेपेटाइटिस में लिवर बड़ा हो जाता है। किसकी वजह से? सूजने की वजह से। लिवर जब सूज जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। इसमें वजह वो थप्पड़ नहीं है, इसमें वजह वो तीन है। लिवर एनलार्जमेंट, लार्ज हो जाएगा, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। ये अलामात है, इनसे पता चलता है कि पेशेंट को हेपेटाइटिस हो गया। इसके अलावा भी कई अलामात हैं, भूख नहीं लगती और हर वक्त बेचैनी फील होती है, ये भी इसकी अलामात है, लेकिन ये ज़्यादा हैं। ठीक है, टॉपिक के दौरान इररेलेवेंट क्वेश्चन ना किया करें। अब एक बच्चा कह रहा है सिलेबस कब होगा ख़त्म? सिलेबस ख़त्म करना टीचर की जिम्मेदारी है, सो आप परेशान ना हुआ करें। अभी तो हमने 1 महीना 20 दिन हुए हैं और 5 चैप्टर हो गए हमारे। आप कैसे कहते हैं पीछे है? बहुत आगे हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। इकसाम कौन कौन सी हैं? हेपेटाइटिस की कौन कौन सी किस्में हैं? हेपेटाइटिस की जो किस्में हैं वो लिख लें। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस एफ और जी। ये दोनों कंबाइंड ही आजकल स्टडी हो रहे हैं, तो मैं बारी बारी आपको इनके बारे में बता देता हूँ। लें जी, 7 टाइप्स हैं। इनकी आगे से भी टाइप्स होती हैं, जीनो टाइप्स होती है, वो नहीं आपके लेवल पे है, वो इंशाल्लाह बड़ी क्लासों में आप लोग पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस ए का वायरस है हेपेटाइटिस ए वायरस। क्या लिखेंगे? HAV, हेपेटाइटिस ए वायरस। फार्मूले के मुताबिक आप चेक कर सकते हैं DNA है या RNA, और एनवेलप्ड है या नॉन एनवेलप्ड है, जो मैंने आपको परसों फार्मूले बताए थे। उस फार्मूले के मुताबिक हेपेटाइटिस RNA वायरस है, ठीक है, और हेपेटाइटिस एनवेलप्ड नॉन एनवेलप्ड है। बाकी आप लोगों को इसी तरह इन सब के अंदाजे भी हैं। ये फैलता है फीसिस से। किससे फैलता है? फीसिस से। बल्कि पहले आप इसका कॉमन नेम लिखें। इसका कॉमन नेम है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। ये कैसे फैलता है? जिस पर्सन को हेपेटाइटिस ए बीमारी होती है, अगर वो पर्सन किसी ऐसी जगह पे फीसिस कर दे, किसी बच्चे को है
बड़े तो नहीं करते फीसिस हर जगह। फीसिस से मुराद वो अनडाइजेस्टेड मैटर है जो डाइजेशन के बाद, जो हजमे के बाद निकल जाता है बॉडी से। अगर वो ऐसी जगह पे पड़ा हो जहाँ पे आप लोगों का उठना बैठना है तो वहाँ से ये दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। पुराने लोगों में ये ज़्यादा केस था, जब वॉशरूम्स नहीं थे तो खेतों में जाके फीसिस करने पड़ते थे, तो वहाँ पे इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा होता था। तो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की फीसिस से ये फैलता है। क्वेश्चन करना हो तो आप साथ कर सकते हैं, ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट किया बोर्ड नहीं क्लियर नज़र आ रहा, इतना बड़ा लिखा हुआ है, आप उसकी रेजोल्यूशन बढ़ाएं। आपने 240 किया होगा, उसकी जो रेजोल्यूशन है 480 करें या 720 HD में करें। देखें नाम मज़ा आया तो फिर क्या ना आप HD करें उसको ज़रा। हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी की वजह है ये HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस है, हाई BV भी कह सकते हैं इसको। तो ये वो नहीं है, ये क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस DNA वायरस है और एनवेलप्ड है। इसको हम कहते हैं सीरम हेपेटाइटिस। ये कैसे होता है, ये इस वायरस से होता है और ये बहुत कॉमन है, फैलता है जूठा पानी पीने से, ब्लड देने से फैल जाता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल जाता है। वो सिरिंजेस जो डॉक्टर ने किसी पेशेंट पे यूज़ की थी ना जिसको हेपेटाइटिस था, बाद में किसी और पे इस्तेमाल कर दी, वो नीडल जो होती है, सुई होती है इंजेक्शन की, उससे भी ये फैल जाता है सीरम हेपेटाइटिस। और इसकी अलामात वही हैं। एक अलामत इसमें एक्स्ट्रा लिखी हुई है आपकी बुक में कि भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपिटाइट। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी किन एरियाज़ में ज़्यादा मशहूर है, याद रखें, एशिया में, फिलिपाइंस में, चाइना में, अफ्रीका में और मिडल ईस्ट में। ये कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ये वाला वायरस बहुत ज़्यादा कॉमन है। एशिया मीन पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, ठीक हो गया। और ये फ्लूइड्स से बहुत फैलता है, फ्लूइड में खून भी आ जाता है, फ्लूइड में मिल्क दूध भी आ जाता है, यूरिन भी आ जाता है, सलाइवा भी आ जाता है। तो अगर किसी को आप खून दें या खून लें तो पहले चेक कर लेना चाहिए कि देने वाले के अंदर, खून के अंदर ये वायरस तो नहीं, अगर है तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, जब मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो अगर मदर को ये वायरस है तो फीडिंग के दौरान, दूध पिलाने के दौरान ये वायरस दूध के ज़रिए बच्चे में भी जा सकता है। तो ये फ्लूइड्स के ज़रिए फैलता है, मीन जो पानी की शक्ल में चीज़ें हैं, खून है, दूध है, सलाइवा है, इस तरह की जो चीज़ें, उनसे ये फैलता है। इसका नाम क्या है, सीरम हेपेटाइटिस। तो इससे बचने के लिए ये सारी चीज़ें छोड़नी चाहिए। हेपेटाइटिस सी का वायरस है HCV, हेपेटाइटिस सी वायरस। ये RNA वायरस है और ये एनवेलप्ड है। इसको कॉमनली हम कहते हैं इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस, इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस। ये इन्फ्यूजन से फैलता है, मीन किसी को इंजेक्शन लगाने से फैल जाता है, जो इंजेक्शन पहले से ख़राब था या उसमें जो लिक्विड था वो कंटेमिनेटेड था। तो इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस, इसको नॉन बी हेपेटाइटिस भी कहते हैं। और ये बड़ा क्रॉनिक होता है। ये क्या होता है, क्रॉनिक, आहिस्ता आहिस्ता फैलता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। बी एक्यूट होता है, अचानक से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। क्रॉनिक या इसको एक्यूट ना बुक में नहीं है, आप बस इसका याद रख लें कि इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस क्रॉनिक है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा तो अगर ट्रीटमेंट ना की तो लिवर डैमेज होने का भी ख़तरा है। हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट अगर ना की जाए तो उससे लिवर डैमेज होने का भी ख़तरा है, ठीक है। हेपेटाइटिस डी का वायरस है HDV और इसको कहते हैं डेल्टा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ई वायरस से फैलता है और इसकी ट्रांसमिशन भी फीसिस से होती है। फीसिस मैंने आपको बता दिया है। और एक रिसर्च के मुताबिक जो 2001 में हुई है कि पिग्स सोर्स हैं हेपेटाइटिस ई का। पिग्स जो है ना, जो बाहर के मुल्क में होते हैं, गंदे जानवर हैं ये, जिनको खंजीर कहते हैं उर्दू में,
ये वाले जानवर इस हेपेटाइटिस बीमारी का सबब बनते हैं। पाकिस्तान में तो नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला वायरस इतना नहीं है, बाहर के मुल्कों में है। FG अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किए गए, तो मैं इनका वायरस नहीं लिख रहा क्योंकि इनका वायरस अभी तक आइडेंटिफाई, ये वो हेपेटाइटिस हैं जिनकी सिम्टम्स वगैरह और जो कंपैरिजन किया तो इनसे थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ निकला, तो इनके वायरस को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया, तो इनको हम कहते हैं आइडेंटिफाई नहीं किया गया, अनआइडेंटिफाइड। खैर, हेपेटाइटिस कोई भी हो, लिवर ख़राब है तो लिवर को ख़राब होने से बचाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मैं आपको चंद हिफाजती तदाबीर बताता हूँ जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है। पहली है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स लें। प्रिवेंटिव मेजर्स, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनमें सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आपकी कंडीशंस हाइजीनिक होनी चाहिए, महफूज, खाना भी महफूज होना चाहिए और माहौल भी महफूज होना चाहिए। अक्सर मशहूरियों में लिखा होता है हाइजीनिक, हमारी जो खुराक है, हमारा मीट बड़ा हाइजीनिक है। एक मैंने देखा उसमें लिखा होता है कि हमारा चिकन बड़ा हाइजीनिक है, तो ये हाइजीनिक का मतलब होता है महफूज है, मीन उसमें कोई वायरस बैक्टीरिया नहीं है। और उसके अलावा माहौल भी हमारा हाइजीनिक होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, आलूदगी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, वैक्सीनेशन करवाते रहना चाहिए। जब भी बच्चा पैदा हो तो उसकी वैक्सीनेशन करवा दें। वैक्सीनेशन B की तो मौजूद है, C की नहीं है, ठीक है। A की भी मौजूद है, C की मौजूद नहीं है, बनाई जा रही है, ट्रायल भी किए जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में C की वैक्सीनेशन भी की जाएगी। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सारे हेपेटाइटिस लीवर के ही होते हैं, तो बेटे हेपा का मतलब ही लीवर है, तो लीवर के ही होते हैं, वायरस सब में मुख्तलिफ है ना, तो वायरस के चेंज होने से नाम चेंज हो रहा है, ठीक है। लें जी, तो मैंने आपको क्या बताया, वैक्सीनेशन। उसके अलावा स्क्रीनिंग, जब भी किसी से ब्लड लें, टिश्यू लें, ऑर्गन लें, तो पहले स्क्रीनिंग कर लें कि क्या उसमें वायरस तो नहीं है। अक्सर बीमारियों के अंदर ऑपरेशंस के दौरान ब्लड लेने की ज़रूरत पड़ती है ना, किसी को 1 बोतल, किसी को 2 बोतल चाहिए होता है, तो लेने से पहले टेस्ट करवाना पड़ता है कि क्या इस ब्लड में जो डोनेट कर रहा है, जो डोनर है, उसमें वायरस वगैरह तो नहीं है। अगर तो वायरस हो तो बिल्कुल भी ब्लड नहीं लेना चाहिए। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है, किडनीज देते हैं एक दूसरे को, दिल दिया जा रहा है आजकल, दिल ट्रांसप्लांट करते हैं लोग, कम है लेकिन हो रहा है, तो उसमें भी चेक करेंगे। टिश्यू की मैं एग्जांपल देता हूँ, जल जाता है ना किसी का पूरा जिस्म जल जाए तो वो स्किन, ये टिश्यू है, ये किसी से लेते हैं, डोनेट करता है जो, तो उसका भी पहले स्क्रीन करना पड़ेगा ताकि पता चल जाए कि इसको वायरस तो नहीं है। तो ये सारी मैंने आपको हिफाजती तदबीर बताई कि इस तरह करने से आप बच सकते हैं, नहीं करेंगे तो मसला हो जाएगा। लें जी, चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उससे पहले हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। पहली फिल इन दी ब्लैंक्स है, पहली फिल इन दी ब्लैंक, उसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स, और दोबारा फिर प्लांट्स और एनिमल्स आएगा। 2 मरतबा सेम आंसर्स रिपीट होंगे, 2 मरतबा इन्होंने, टोटल 4 ब्लैंक्स हैं इस पहले क्वेश्चन के अंदर, तो आप दोनों मरतबा प्लांट्स एनिमल लिख लें। सेकंड का आंसर बिल्कुल वो 5 किंगडम्स के नाम है जो आगे आने हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, अगले 5 चैप्टर हमारे 5 किंगडम है जो हमने 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा था, किंगडम मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल, उन 5 के नाम लिख लें नेक्स्ट ब्लैंक के अंदर, 5 के। ठीक है बच्चों, कमेंट करें ना साथ साथ जो इनके जवाब हैं, जवाब कमेंट करें ताकि आपको याद भी हो जाएं। तमाम बच्चे 5 किंगडम्स के नाम कमेंट करें। हरी अप, स्टार्ट कमेंटिंग, सुस्ती नहीं आपने दिखानी, मैं लिख रहा हूँ साथ साथ ताकि मुझे पता चल जाएगा कौन सा बच्चा कमेंट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। जल्दी से करें बच्चों। नेक्स्ट ब्लैंक है, 5 किंगडम सिस्टम के अंदर 2 तरह के सेल्स हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। नेक्स्ट क्या है जी, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। नेक्स्ट आपके पास चौथी फिल इन द ब्लैंक है जिसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट।
माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट किया कि उर्दू में एक्सप्लेन कर दें, तो मैंने सारा लेक्चर ही उर्दू में दिया है। कौन सा सेंटेंस मैंने उर्दू में नहीं एक्सप्लेन किया वो बता दें, मैं आपको वो सेंटेंस दोबारा बता दूंगा। ठीक है। मैंने हर चीज़ का उर्दू में मतलब बताया, ड्रग्स का बताया, टॉक्सिक एजेंट्स का बताया, जॉन्डिस का बताया, किसका नहीं बताया। लगता है आप तंग कर रहे हैं, बंदे बन जाए। हाँ, हर चीज़ का उर्दू में मतलब बता रहा हूँ मैं। एक बच्चे ने कहा जी मैं आज लेट थी, रिपीट कर दें। अच्छा जी। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, इन्फेक्टेड पर्सन कैन रिकवर कम्प्लीटली एंड बिकम इम्यून टू द वायरस, इज दिस हैपन इन ऑल डिजीजेस? नो, हर बीमारी में ऐसा नहीं होता। उस बीमारी में तो वो इम्यून हो जाएगा जिससे वो जीत गया। अगर वायरस ज़्यादा ख़तरनाक हुआ तो वो इम्यून नहीं होगा, इसलिए 100% इम्यूनाइजेशन पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा चांस फिर भी रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, 5वीं ब्लैंक, होस्ट, बल्कि बैक्टीरिया आंसर है इसका। बैक्टीरियोफेज, होस्ट यानी बैक्टीरिया से अपनी मशीनरी यूज़ करता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं? कैप्सिड और कैप्सोमेयर्स। दो फिल इन द ब्लैंक्स इसमें, कैप्सिड एंड कैप्सोमेयर्स। पोलियो वायरस कैसे फैलता है? बच्चे ने क्वेश्चन किया है, पोलियो वायरस कैसे फैलता है? पोलियो वायरस फैलता है हवा वगैरह से, पानी से। ठीक है। नंबर 7 का आंसर है आरएनए वायरसेस। आरएनए और दूसरे एंजाइम का नाम लिखना आपने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। 8वीं का आंसर है टी लिम्फोसाइट, पहली ब्लैंक में, और दूसरी ब्लैंक में लिखना इम्यून। टी लिम्फोसाइट और दूसरी में आपने लिखना है इम्यून। हेपेटाइटिस का आप लिखें कॉज बाय, तीनों चीज़ें ये लिखी हुई हैं, वायरस, ड्रग्स, टॉक्सिक एजेंट। ये 3 आंसर 9वें सवाल के हैं। 10वीं फिल इन दी ब्लैंक, वायरल हेपेटाइटिस इज ऑफ 7 टाइप्स, ये मैंने सारी लिखी हुई हैं। ए एंड सी आर कॉज बाय आरएनए वायरस और बी वायरस इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी। ठीक है। उसके बाद हमारे स्टार्ट होते हैं एमसीक्यूज। पहले एमसीक्यूज का आंसर है बाय होस्ट, सी ऑप्शन है, बाय होस्ट। ठीक है। उसके बाद वरियन इज अ वायरस, वायरस होता है। तीसरे का आंसर है कैन नॉट मेटाबोलाइज। चौथे का आंसर है डाइजेस्टेड इनटू इट्स न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि बैक्टीरिया मर जाता है, तो जब मर जाता है तो उसकी चीज़ें भी अंदर से टूट जाती हैं। डाइजेस्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट है ए ऑप्शन, ज्वाइंस द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। वेरी गुड। अच्छा, बच्चे ने कहा एक्सरसाइज को उर्दू में मैं बता दें। बेटे अगर मैं उर्दू में बताना शुरू कर दूं प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन आपको नुकसान बहुत होगा, आप उर्दू की आदी हो जाएंगे। उर्दू के आदी ना हो, इंग्लिश में चीज़ों को समझना सीखें। फिर भी किसी लाइन का मतलब नहीं है तो वो लाइन मुझे भेज दें, मैं उसका मतलब बता दूंगा। पहले ना कोशिश करते हैं खुद से, क्योंकि आगे आपकी सारी स्टडी इंग्लिश में होनी है, तो हम आपको बच्चों की तरह हर बात का उर्दू मतलब बताएंगे, तो वो आप खुद बाद में जाके नुकसान फील करेंगे। नेक्स्ट का आंसर है प्रोफेज। प्रोफेज आपको हो सकता है मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है जिन जिन बच्चों को हम उर्दू में मतलब हर चीज़ का नहीं बताते, हम कहते हैं कोशिश करें, तो कोशिश करने से जो उनमें क्रिएटिविटी पैदा होती है वो उनको हमेशा फ़ायदा देती है। उर्दू में मतलब बताया तो ये थोड़ी देर का फ़ायदा होगा, लेकिन ख़ुद कोशिश करेंगे, डिक्शनरी में ढूंढेंगे, क्रिएटिव होंगे, आपका माइंड तेज़ होगा, इससे आपको फ़ायदा है। ठीक है। अभी ट्रांसलेशन तो नहीं ना हो सकती, वो इंग्लिश के सब्जेक्ट में होती है। ठीक है बच्चों, फिर भी कोई मतलब ज़्यादा मुश्किल होगा तो मैं बता दूंगा। फैलोजेनी डिस्क्राइब अ स्पीशीज, 7वां एमसीक्यूज है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज है फर्स्ट वर्ड
उसका जीनस होता है, जीनस आंसर है, जीनस। और नोवा है प्लांट्स मल्टी सेल्यूलर हैं, ठीक है, प्लांट्स क्या हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं। और 10वें का जवाब है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। 11वें का जवाब है प्याज। 12वें का जवाब आपने खुद तरतीब से लिखना है, वैसे आपको तरतीब बताई हुई है। आपने शुरू करना है स्मॉलेस्ट से, मीन स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। बच्चे ने क्वेश्चन किया ये लॉन्ग है या शॉर्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। शॉर्ट क्या आएगा कि इसकी डेफिनेशन लिखें और इसके अलावा कॉजेज़ वगैरह, और लॉन्ग पूरा आएगा। बच्चे ने क्वेश्चन किया कि एमसीक्यूज़ पढ़ ही नहीं रहे, हम सिंध के हैं, हमें पंजाब टैक्स। बेटे आपके एक्सरसाइज में भी फिर एमसीक्यूज़ चेंज होंगे, तो अगर आपको कोई एमसीक्यूज़ नहीं आता तो मुझसे पूछ लें, ठीक है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें यहाँ नहीं पढ़ाई जा रही, लेकिन अगर आपको लगता है कि टॉपिक्स वही हैं तो आप कोई भी सवाल करना चाहें तो हमें कमेंट करके कर लें कि सर ये, पहले तो आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया, आप एक्सरसाइज सॉल्व करें, जो नहीं हो रहा होगा वो कमेंट कर दें, मैं उसका जवाब बता दूंगा। लेकिन जल्दी करें, आपके पास 2 मिनट हैं बस, खुद सॉल्व करें ना। मैंने 8 दिन में ये 8 या 9 दिन में मैंने ये चैप्टर पढ़ाया, लेक्चर नंबर 8 है, 8 दिन लगा जो लगाया। 8 लेक्चर्स का मतलब ये है कि आपको आता है, सॉल्व करें, ठीक है। लें जी, उसके बाद अगला जो आपका एमसीक्यूज है, पिग्स आर रेजरवाइज टू, ये मैंने लिखा हुआ है पिग्स ई के लिए, हेपेटाइटिस ई। और आखिरी बात है, अच्छा आखिर में जो आखिरी एमसीक्यूज है 14वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एड्स। कुछ भी फॉल्स नहीं है, क्योंकि एड्स में वायरस का नाम HIV है, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एड्स के होस्ट सेल टी लिम्फोसाइट और स्पेसिफिक भी है, इसका मतलब कोई भी फॉल्स नहीं है। आप क्या करें, आप एक अलग से ऑप्शन बना लें, जैसे ऊपर है ना ई ऑप्शन में नन लिख लें, उसको टिक कर लें। ई ऑप्शन के अंदर नन लिख के उसको टिक कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आखिरी एमसीक्यूज़ के सारे जवाब ठीक हैं। 14वें का डी बिल्कुल नहीं है, एक बच्चे ने कमेंट किया 14वें का डी है, ना 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 ना, डी भी बेटा ये जो HIV है ये हो स्पेसिफिक है। मंकीज़ में देखें ये होता है, लेकिन मंकीज़ को बीमारी नहीं होती, इसका मतलब क्या है कि ये हो स्पेसिफिक है। तो आप ई ऑप्शन बनाएं, और उसके ऊपर ये बुक में ना थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो आप इसका आंसर हो स्पेसिफिक नहीं लगा सकते, आपको अलहदा से एक ई लगाना पड़ेगा ताकि ठीक हो जाए। एक बच्चे ने कमेंट किया है कि हो स्पेसिफिक है, क्योंकि हो स्पेसिफिक HIV है, एड्स नहीं है। तो बेटे एड्स HIV से होती है, ठीक है, एड्स जो है वो इंसानों की बीमारी है, तो हो स्पेसिफिक नहीं आएगा, इसमें ई लगा के अलहदा से टिक करें। अगर आपने इस सेंस में लेना है तो अलग बात है, लेकिन कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज है, आप ई लिख के ना नन लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एक बच्चे ने 13वें का आंसर पूछा है, ये लगता है पहले सोई हुई थी, आप जागी है। 13वें का आंसर है हेपेटाइटिस ई, ये लिखा हुआ है, पिग्स हेपेटाइटिस ई के रेजरवायर्स हैं, ठीक है। लें जी, उसकी हेल्प भी कर दी गई है, थैंक यू शानूर। क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन है कि विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कंसिडर्ड एज द फाइनल मेन हेल्पिंग इन क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। बेटे वो टैक्सोनॉमी ही होती है, वो क्या होती है, टैक्सोनॉमी, ठीक है, क्या होती है, टैक्सोनॉमी। और कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास 1-2 मिनट है। गालिब ने कोई 4 ब्रांचेस के नाम भेजे हैं, सेटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, होमोलॉजी, जेनेटिक्स, इसका क्या पूछना चाह रहे हैं। और एक बच्चे ने HAV कमेंट किया, बिल्कुल ई ऑप्शन में आप HAV लिख के भी टिक कर सकते हैं, वो भी ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं।
लें जी, आज का टाइम आपका ख़त्म हो गया है। आपने माशाल्लाह काफ़ी क्वेश्चन पूछे, मैंने कोशिश की है कि आपको तमाम क्वेश्चंस के आंसर दूं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ कल दोबारा हाजिर होंगे इसी वक्त इसी टाइम पे। जिन बच्चों ने कमेंट किया था कि हमने नमाज़ पढ़नी है वो नमाज़ पढ़ लें, टाइम हो चुका हुआ है। इंशाल्लाह अब हम दोबारा कल जो है मुलाकात करेंगे। तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखें, इंजॉय करें और इस टॉपिक को लाजमी याद करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।